गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, यही उम्मीद है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा कौन सा लेक्चर है? 14th लेक्चर, यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th, यूनिट नंबर 2। 13th लेक्चर में हमने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं और वहाँ पे क्या क्या होता है, नोड कैसा हो जाता है, कैथोड, वो सब हमने पढ़ा था। उसको एक बार जरूर आप देख के रिवाइज कर लेना। आज पढ़ेंगे हम फैराडे जो थे इलेक्ट्रोलिसिस का, एक तरह से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो फैराडे के लॉ है कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को, उसको क्वांटिटेटिव, उसकी कैलकुलेशन पार्ट इसने बताई हमें कि कैसे कितना करंट पास करेंगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, किसके प्रोपोर्शनल चार्ज, उन सब का रेशो या रिलेशन हमारा फैराडेज ने दिया था। दो लॉ थे, पहला लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू, नहीं क्या पढ़ा था बताओ, जेड आई टी था ना, कि कितना अमाउंट जाएगा वो किसके बराबर होगा, जेड आई टी या जेड क्यू के बराबर, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी या जेड क्यू। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ, उसने क्या बताया कि मान लो दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अलग अलग दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर उनको सीरीज में ज्वाइंट कर दिया जाए, ध्यान रखना सीरीज पैरेलल आप फिजिक्स की यूनिट्स में पढ़ोगे, अभी सुनो, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको सीरीज में ज्वाइंट कर दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, दोनों को जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराया, तो जो करंट पास करेगा, अगर सेम सेम करंट पास करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वो जो उनका रिलेशन होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं उनके डिपोजिशन का, कितना अमाउंट डिपोजिट होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। कि सेम जब हम चार्ज देंगे, सेम जब हम करंट देंगे दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे समझो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स बाय पासेज ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट। कि डब्ल्यू है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, भाई एनोड कैथोड हमने पढ़ा है, एक पे डिपॉजिट होता है, एक वहां पे डिग्रेड होता है, तो वो कितना अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा एक के सिंगल के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, जब दो है तो दोनों के। तो उस तरह से उसने रिलेशन दिया था कि इफ W1 एंड W2 बी द अमाउंट्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर E1 एंड E2, कि उनका जो इक्विवेलेंट वेट अगर E1 E2 है और W1 W2 डिपॉजिट है, कि मान लो दो इलेक्ट्रोड्स हैं अलग अलग, ये बिकर है हमारे, भाई एक बिकर ये है, एक बिकर ये है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है दो, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, इनको हमने जोड़ रखा भाई, अलग अलग हो गए ना, अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे करंट पास कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोड कितना डिग्रेड होगा या ये इलेक्ट्रोड कितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, W, अगर करंट सेम है तो इक्विवेलेंट वेट पे, इसके और इसके इक्विवेलेंट वेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो अगर W1 W2 हमारे दो अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, E1 E2 उनके अगर मान लो क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट, तो इनका रिलेशन होगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, कि W1 बाई W2 का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट वेट 1 और इक्विवेलेंट वेट 2 के रेशियो के बराबर होगा। कि जो रेशियो इन दो इलेक्ट्रोड्स के वेट्स का होगा वो ही रेशियो इनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। बस ये सिंपल सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लॉ अगर आपको समझ में आ गए यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जब न्यूमेरिकल करेंगे अभी इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है, प्रदीप, अगर आपके पास किसी के पास हो तो देखो, प्रदीप में दे रखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपको। ये देखो, ये प्रदीप में आपको ये दिखा रखा है, ये जो सेल का डायग्राम है इस तरह से, इसको आप एक बार देखना कि AgNO3 सॉल्यूशन है, ये CSO4 सॉल्यूशन, दो अलग अलग क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड्स हैं दो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों को ज्वाइंट किया हुआ है। जैसे ही करंट दोगे तो उसने कहा है कि when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series, सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, the weights of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। वही बात, आप ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, ये डायग्राम है इसमें, ये एक बार आप इसको पढ़ लेना एक बार, जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रदीप में ये अच्छा दिया हुआ है सेकंड लो,
इसमें एग्जाम्पल दिया, हमें एग्जाम्पल नहीं करना है। इसके अलावा जो आगे पढ़ना है हमें, एक न्यूमेरिकल करता हूँ, उसके बाद आपको आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर दोनों लॉज को मिला दिया जाए कि वह दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो पहले क्या था हमारा, W इज इक्वल टू जेड आई टी, यहाँ W क्या है, E के बराबर आ रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या रिलेशन बनेगा, वो आपको होमवर्क, आपको वो रिलेशन मुझे बताना है। तो लिखो आगे एक न्यूमेरिकल फैराडेज सेकंड लॉ पे। हाँ तो बच्चों देखो न्यूमेरिकल आपका, द सेम करंट इज पास्ड द सॉल्यूशन, सेम करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। ये देखो ये लाइन पढ़ते आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, कहीं ना कहीं फैराडे सेकंड लॉ का जिक्र हो सकता है इस क्वेश्चन, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम करंट है भाई, वहां उस कंडीशन थी कि सेम करंट होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड क्यूप्रिक साल्ट, देखो क्यूप्रिक साल्ट कनेक्टेड इन सीरीज इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इतना, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। क्या दिया है, क्या पूछा है, सेम करंट है भाई, दो इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 और क्यूप्रिक साल्ट। क्यूप्रिक क्या होता है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। जब कोई भी मेटल अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको कहते हैं अस, जैसे फेरस, फिर आता है फेरिक, याद कर लेना इसको, आज के बाद नहीं बताऊंगा मैं। कॉपर है, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस। आयरन करता है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। मैंने क्या कहा, कोई भी मेटल, ट्रांजिशन मेटल अगर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसके लिए यूज करेंगे हम अस। तो क्यूप्रस क्या हो जाएगा Cu प्लस, क्यूप्रिक क्या हो जाएगा Cu2 प्लस, याद कर लेना इस बात को। फेरस Fe2 प्लस लोएस्ट, Fe3 प्लस इसकी हाईएस्ट। तो इसके केस में अस किसके लिए, 2 प्लस के लिए, क्योंकि इसके हाईएस्ट 3 प्लस जाता है, ये 1 नहीं दिखाता। तो फेरस के लिए Fe2 प्लस, क्यूप्रस के लिए Cu1 प्लस, Cu प्लस, और क्यूप्रिक Cu2 प्लस। हाईएस्ट लोएस्ट के केस में याद रखना है, ये नहीं करना कि फेरस Fe2 प्लस है तो Cu2 प्लस भी क्यूप्रस होना चाहिए, कभी भी नहीं करना। क्यूप्रिक साल्ट मतलब कॉपर +2 में है। चलो अब देखो यहाँ सारा खेल किसका है, सबको पता है AgNO3 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, AgNO3 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Ag का 1 सेम ही होगा, जो इसका एटॉमिक वेट है वही, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, Ag प्लस NO3 माइनस, तो इसका तो वही हो जाएगा 108 होता है। आ गया भाई हमारे पास W1। क्यूप्रिक साल्ट कैसे निकालोगे, क्यूप्रिक साल्ट मैंने बताया कि मतलब Cu2 प्लस में है, तो मतलब कॉपर का जो वेट होगा उसको n फैक्टर कितना है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉपर का वेट होता है अराउंड 64 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्यूप्रिक के लिए W2 आ जाएगा 32। ये वो चीजें, बेसिक चीजें जो आप अक्सर छोड़ देते हो पढ़ना क्वेश्चन। ये वो लो है भाई कि न्यूमेरिकल समझो, उसको सोल्व करो, लो की डेफिनेशन बन जाएगी। कुछ एक लो होते हैं कि डेफिनेशन समझो फिर न्यूमेरिकल करो, ये वो लो है कि न्यूमेरिकल समझो करो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। W1 आ गया, W2 आ गया, पोजीशन पता है, क्या निकालना है बताओ, E2 निकालना है या W2 निकालना, W2 निकालना है। ये E1 और E2 आया हमारे पास, ये तो लगाओ फॉर्मूला क्या है, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। W2 निकालना है हमें, W1 कितना भाई 1.08, W2 हमें निकालना है। E1 और E2 की वैल्यू क्या दे रखी है 108 और 32, कर लो सोल्व, W2 की वैल्यू आ जाएगी कुछ जो भी आए 0.3 के आसपास आएगी, और जितने भी राउंड फिगर तक पूछे वो ग्राम में लिख देना, सोल्व कर लेना। कर लोगे, लो में कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, 4 टर्म्स है, 3 दे रखी होगी, एक निकाल लें, लेकिन वो 3 को किस तरह से घुमाएगा वो, क्यूप्रिक सॉल्ट निकालो भाई, उसका E1 कैसे निकालोगे, E2 मतलब उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, क्यूप्रिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, Cu2 प्लस में 2 से डिवाइड करो, AgNO3 1 में ही है तो इक्विवेलेंट वेट भी उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, एटॉमिक वेट आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। और देखो इस लो पे न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, स्टेटमेंट आती है सीधी आती है, तो आपको स्टेटमेंट जरूर याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल ये कर लेना बहुत है कि सारे न्यूमेरिकल उड़ा दोगे आपको ये आ गया तो। चलो 1-2 न्यूमेरिकल और देखते हैं फिर खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ भाई बच्चों देखो, जो न्यूमेरिकल हमारे कुछ एक न्यूमेरिकल छोटे टाइप के न्यूमेरिकल हैं, कई बार बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। एक तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का और फेराडे का जो हमने चार्ज यूज किया उसको समझ लेते हैं कैसे आया। क्या कह रहा है कि द फेराडे एफ इज द आल्सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरिड आउट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करेगा कूलाम में, वो उसको 1 फेराडे बोल देंगे। 1 फेराडे। 1 मोल का क्या मतलब होता है कि किसी भी में 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी सब्सटेंस को, उसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करेंगे उसको 1 फेराडे कहेंगे। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Na एवोगैड्रो नंबर। मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड हमारा 96,500 या 96,488 आता है, जिसको हम 96,500 कूलम लेते हैं। तो 1 फेराडे चार्ज यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। कूलम में वैल्यू होती है उसकी 96,500। याद रख लेना इस बात को। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके क्लास में टेस्ट होंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। अब ये आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप 1 मोल ऑफ H2O2 का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आराम से कर सकते हो। देखो H2O का कैसे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन होती है, और H2O का ऑक्सीडेशन आप कैसे करोगे कि H2O है, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, किस में टूटेगा, H2 प्लस हाफ O2 में, यही तो टूटेगा। भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे पहले ये बता दो ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है H2O से, तो ये भी तो एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। तो देखो O2 के साथ क्या हो रहा होगा, जो 1/2 O2 है ये नेगेटिव ही तो होगा। देखो इसको एक बार सही से करते हैं कि क्या प्रोसेस क्या हो रहा होगा। जो O2 नेगेटिव है हमारा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे -2 है, तो O2 नेगेटिव क्या कर रहा होगा, 1/2 O2 बना रहा होगा। अब ये कैसे बना सकता है 1/2 O2 नेगेटिव, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही तो बनाएगा, यही तो प्रोसेस हो रहा होगा। बताओ इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो, कि O2 नेगेटिव हमारा 1/2 O2 बना रहा है, यहाँ पे ये O2 नेगेटिव अकेला ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 1/2 O2 बना रहा है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है या रिडक्शन का हो रहा है, बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ओवरऑल एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है ना, H2O से H निकल रहा है, O2 बन रहा है, सीधा सा है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पे पूरे प्रोसेस में, 2 इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बैलेंस करेंगे इसको तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीडेशन के लिए कितना फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ नहीं देखना, आपको रिएक्शन करनी है, इलेक्ट्रॉन का चेंज देखना। 2 है तो 2 फेराडे, 2 फेराडे मतलब 96,500 को 2 से गुणा कर दो, इतना कूलम में चार्ज चाहिएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी कूलम्स और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। अब वो कह रहा है 90 ग्राम H2O के लिए कितना चाहिएगा। देखो 90 ग्राम के लिए पहले क्या पूछा था कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे टूट रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, और हमने निकाला कि 2 फेराडे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब वो कह रहा है कि 90 ग्राम, 90 ग्राम में निकालो कैसे, कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 90 ग्राम दिया तो मोल निकाल लो इसके। 90 ग्राम मोल कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन कितना है 90 ग्राम, इसका कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 गुणा में 1 जमा में ऑक्सीजन का 1 गुणा में 16, 18 होता है इसका भाई। 18 से डिवाइड कर दो, 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम करा, 18 5 जा 90, 5 मोल्स। 90 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स का चेंज होगा, 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 5, 1 मोल के लिए कितना था 2 फेराडे, 5 मोल के लिए 5 से और मल्टीप्लाई कर दो 10 फेराडे। सीधा सा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए कि मोल्स निकालो, वहां से कैलकुलेट करो, अदरवाइज आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है, बैलेंसिंग करो, इलेक्ट्रॉन का चेंज देखो, उतने फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछे जाते। प्रदीप में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पे, वो आप सारे अच्छे से कर लेना, और अगर डाउट हो तो बताना, डिस्कस करना कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप कहीं भी। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। इस यूनिट का अब
थ्योरेटिकल पोर्शन याद करने वाला पोर्शन बचा है। फैराडे लॉ पढ़ लिया, कोलरोच लॉ पढ़ लिया हमने, न्यूमेरिकल भी इनके साथ साथ कर लिए। अब सेल्स पढ़नी है थोड़ी सी नेम वाली, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा फिर से बताएंगे। उसके अलावा आप लोगों को फ्यूल सेल और प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, वो सारे थोड़े बताएंगे और इस यूनिट को खत्म करेंगे। उसके बाद इस यूनिट का मैं 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर डालूंगा जिसमें पूरे यूनिट को आपको रिवाइज कराएंगे। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको मैं सारे ही सोल्व कराऊंगा बोर्ड पे अपने आप बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं भी किया तो आपका सिलेबस की कंप्लीट करना अक्टूबर-नवंबर तक मेरी गारंटी है, आराम से हो जाएगा। आप साथ बने रहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।